नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड एग्जाम मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट सीरीज में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर 4 के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे वीकली आपको इस सीरीज में एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है मॉडल पेपर का, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि आपका एक क्वेश्चन के साथ 3 या 4 क्वेश्चन कवर हो सकें। और साथ साथ जरधारी क्लासेस ने आपके लिए यहाँ पे 12 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट की एक PDF लेके आया है। और यदि आप इन 12 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट को चाहते हैं लेना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इन 12 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट की PDF का। वहाँ से आप इसको ले सकते हैं और सभी आपको प्रैक्टिस करने एक एक करके, क्योंकि यहाँ पे जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो प्रैक्टिस करनी अति आवश्यक हो जाती है। और साथ साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड में वीडियो हो गया, VPD हो गया, समूगा, पटवारी और लेखपाल की वैकेंसी भी आ चुकी है। वीडियो VPD का एग्जाम आने वाला है। समूगा ग्रुप C का एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें 746 पद है। और उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो लग जाओ तैयारी में, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है इस वर्ष। और बहुत जल्दी एग्जाम ने तो होना ही होना है, इसलिए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। किसी न किसी एग्जाम को क्वालिफाई आपको ज़रूर करना है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट इसीलिए यहाँ पे अति आवश्यक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर 4। दोस्तों, मॉडल पेपर 4 का आज फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि छायावाद के एक प्रसिद्ध कवि थे, इनको छायावाद का महेश भी कहा जाता है, इनको महाप्राण और बसंत ऋतु का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने यहाँ पे एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम है यहाँ पे मतवाला। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मतवाला पत्रिका का संपादन किसने किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको बसंत ऋतु का अग्रदूत भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे जो स्त्रीलिंग शब्द है वो D ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गवेषणा यहाँ पे क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान आपको कैसे करनी है, आपको बताया गया है कि आपको वाक्य प्रयोग के माध्यम से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करनी है। जैसे यहाँ पे संविधान में अगर हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो संविधान बदलना चाहिए, ना कि संविधान बदलनी चाहिए, ऐसा नहीं आता है। ऐसा आता है संविधान बदलना चाहिए। तो ये क्या है? संविधान पुल्लिंग है। प्रवेश करना चाहिए, प्रवेश करनी नहीं आता है कहीं, प्रवेश करना चाहिए तो प्रवेश में यहाँ पे पुल्लिंग है। परिवहन निगम सेवा लागू करेगा, ऐसा नहीं आता कहीं कि परिवहन निगम सेवा लागू करेगी, तो परिवहन में यहाँ पे पुल्लिंग है। तो D ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। गवेषणा क्या है? यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ढूंढाली बोली है, तो ढूंढाली बोली कौन सी बोली है? पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिणी राजस्थान की है या उत्तरी राजस्थान की है? तो जो ये ढूंढाली बोली है इसको जयपुरी भी कहा जाता है और ये एक पूर्वी राजस्थान की क्या है? बोली है। B ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान की बोली है ढूंढाली। अब देखो, ये जो ढूंढाली है इसको जयपुरी भी कहा जाता है क्योंकि ये जयपुर के क्षेत्रों में बोली जाती है। अब यहाँ पे जो ये 3 अन्य ऑप्शन है इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, जो पश्चिमी राजस्थान की जो बोली है उसको कहा जाता है मारवाड़ी। पूर्वी राजस्थानी की होगी ढूंढाली है जयपुरी। दक्षिण राजस्थानी इसको कहा जाता है मालवी, और जो उत्तरी राजस्थान की बोली है उसको कहा जाता है मेवाती। तो उत्तरी का हो गया मेवाती, दक्षिण का हो गया मालवी, पूर्वी का हो गया ढूंढाली और पश्चिम का हो गया पश्चिम राजस्थानी की, ये हो गई आपकी मारवाड़ी। तो ये सारी बोलियां आपको राजस्थान की जरूर याद करनी है, कई बार एग्जाम में ये पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? परिमाणवाचक यानी जो परिमाण या मात्रा का बोध कराता है, कितनी मात्रा है। जैसे कोई हमने चीनी तोल दी 2 किलो, तो ये क्या है? मात्रा है, उसकी क्वांटिटी है 2 किलो, तो ये क्या है? परिमाण है उसका 2 किलो। तो इसीलिए उसको कहा जाता है जो परिमाण या मात्रा का बोध कराता है उसको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे कुछ बच्चे आ रहे हैं, देखो बच्चों को आप उनका माप तोल नहीं कर सकते बल्कि उनकी संख्या गिनी जाती है, तो कुछ यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। सभी लोग हंस रहे हैं, तो सभी लोग, सभी भी क्या हो जाएंगे? वहाँ पे जो लोग हंस रहे हैं उनकी संख्या गिनी जाएगी, न कि उनका माप तोल किया जाएगा। तो सभी भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? संख्यावाचक में आ जाएगा। 2 किलो अनाज दीजिए, तो जहाँ पे देखो सीधी सी बात है, सिंपल अगर आप लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो जहाँ पे माप तोल की बात आए वहाँ पे क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो 2 किलो अनाज दे दीजिए, तो 2 किलो यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? आपका परिमाण या मात्रा का ये बोध करा रहा है, इसलिए ये क्या है?
परिमाणवाचक विशेषण है 2 किलो। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। और डी ऑप्शन यहाँ पे मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। 2 दर्जन में आपको कितने पता है, 2 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में होते हैं 12 केले और 2 दर्जन में 24 केले। तो ये इन तीनों में तो संख्यावाचक विशेषण का ही उदाहरण है। और जो सी ऑप्शन है इसमें 2 किलो, ये क्या है आपका परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको प्रत्येक ऑप्शन इसलिए डिटेल्स में कवर कराया जाता है ताकि आपका एक क्वेश्चन के साथ 3 या 4 अदर क्वेश्चन भी कवर हो सके और आपका लगातार रिवीजन हो सके, क्योंकि ये सारे टॉपिक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और अगर यहाँ पे आपका रिवीजन होता है तो प्रत्येक टॉपिक यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आप उसको आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो यही उद्देश्य हमारा, इसीलिए हम यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे जो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है वो है प्रतिदिन। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन कौन सा समास है प्रतिदिन में, तो प्रतिदिन में है यहाँ पे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे प्रति और दिन, तो प्रतिदिन क्या है यहाँ पे अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। बाकी महापुरुष, महादेव और चरण कमल ये आपके कर्मधारय समास की उदाहरण है। अब यहाँ पे कर्मधारय समास क्या होता है, जिसमें पूर्व पद और जो उत्तर पद होता है उसमें उपमान, उपमेय या विशेषण विशेषण का क्या होता है, संबंध होता है। तो जहाँ पे आपको मतलब कुल मिला के जो शब्द दे रखा है उसमें पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष या उपमेय और उपमान का संबंध दिखे, वहाँ पे हमेशा कर्मधारय समास होगा। समास में आपको बताया गया है। तो महापुरुष, पुरुष की विशेषता क्या है, वो महान है। तो यहाँ पे विशेष ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा और ये विशेष हो जाएगा जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। पुरुष विशेष हो गया और महापुरुष क्या, महा क्या हो गया विशेषण, उसकी विशेषता हो गई। महादेव, देवों के देव महादेव, विशेषता बतलाई जा रही है यहाँ पे देव की। चरण कमल भी ऐसी है कर्मधारय। तो महापुरुष, महादेव और चरण कमल में कर्मधारय, जबकि प्रतिदिन में क्या है अव्ययी भाव यहाँ पे समास है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे मंगलेश डबराल को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मंगलेश डबराल जो कि उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध कवि थे और इनको हम जो देखते हैं के लिए, सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। हम जो देखते हैं इनका एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, इसके लिए इनको वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मंगलेश डबराल एक जो विख्यात ये कवि थे, इनका निधन हुआ 9 दिसंबर 2020 को। तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम हो सकता है उत्तराखंड के एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि उत्तराखंड से इनका संबंध था। तो मंगलेश डबराल का निधन कब हुआ, 9 दिसंबर 2020 को। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे सेना का पर्यायवाची है। तो जो सेना का पर्यायवाची है यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कटक यहाँ पे सेना का पर्यायवाची है। सेना के कुछ अन्य पर्यायवाची फौज हो गया, दल हो गया, कुमक हो गया और कटक, ये सभी सेना के पर्यायवाची हैं। अब देखो घटक किसका पर्यायवाची है, तो कलश हो गया, घड़ा हो गया, कुंभ हो गया, घटक, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, घड़े या कलश के पर्यायवाची हैं। और तारक के पर्यायवाची क्या क्या है, नक्षत्र हो गया, नखत, तारा, ये सभी तारक या तारा के पर्यायवाची हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। गूलर का फूल होना का अर्थ क्या है। कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई न देना या व्यर्थ की बात करना। देखो गूलर का फूल क्या होता है इसको समझ लो पहले। आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझते हो तो उसका आंसर आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो जो गूलर होता है, गूलर एक ऐसा फूल होता है जो बहुत कम दिखाई, मतलब ना के बराबर दिखाई देता है। ऐसा एक कहावत भी है कि गूलर के फूल रात में खिलते हैं और स्वर्गलोक चले जाते हैं, यानी ये दिन में दिखाई ही नहीं देते हैं। मतलब किसी को ये मतलब बहुत कम ही ना के बराबर ये दिखाई देते हैं गूलर के फूल। तो गूलर का फूल होना का अर्थ क्या है यहाँ पे, कभी कभी दिखाई देना। तो जैसे मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि जो गूलर के फूल हैं वो क्या है यहाँ पे कभी कभी मतलब ना के बराबर दिखाई देते हैं। तो गूलर का फूल होना का अर्थ है यहाँ पे कभी कभी दिखाई देना। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे मानव शब्द से विशेषण बनेगा। तो जो मानव शब्द से विशेषण बनेगा वो बनेगा मानवीय। मानवीय क्या है, मानव शब्द का विशेषण बनेगा। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे अंतर के पट खोलना का अर्थ है। अंतर के पट खोलना यानी विवेक से काम लेना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का अंतर के पट खोलने का अर्थ है यहाँ पे विवेक से काम लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है।
तो यहाँ पे जो तद्भव शब्द है डी ऑप्शन, यहाँ पे तद्भव शब्द यानी काज क्या है, एक तद्भव शब्द है। और काज का तत्सम रूप क्या है, कर्म या काम, काम या कर्म ये तत्सम रूप हैं, जबकि इनका तद्भव रूप क्या है, काज। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो एक तो यहाँ पे तो संयोजक शब्द है, तो जहाँ पे तो संयोजक शब्द आता है वहाँ पे क्या होता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, एक से अधिक उपवाक्य हैं। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, एक तो ये है, और अवश्य सफल हो जाओगे। तो आपको वाक्य जो परिचय है उसके बारे में डिटेल से एक वीडियो बनाई गई है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से ये समझाया गया है। तो संयोजक शब्द यहाँ पे आ रखा है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, मिश्रित वाक्य है। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, प्रेस प्रतिनिधि शब्द है, देशा शब्द है, तद्भव है, तत्सम है या संकर शब्द है। देखो प्रेस ये तो इंग्लिश का शब्द है और प्रतिनिधि ये हिंदी का है। तो प्रेस प्रतिनिधि, जहाँ पे दो अलग अलग लैंग्वेज या भाषाओं के शब्द मिलते हैं वहाँ पे क्या होता है, हमेशा संकर शब्द होता है। तो प्रेस प्रतिनिधि एक क्या है, संकर शब्द है। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी गई हैं और ये पंक्तियां किसकी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो देखो पहले आपको इस पंक्ति का क्या समझना चाहिए, अर्थ समझना होगा। दिवसावसान इसका मतलब होता है संध्या का समय, यानी दिन का अंत। दिन का अंत क्या होता है, संध्या का समय होता है। तो दिवसावसान यानी संध्या का समय, यानी दिन के अंत का समय। मेघमय आसमान यानी मेघों से भरे हुए आसमान से उतर रही है, वह संध्या यानी संध्या उतर रही है, सुंदर परिसी। तो संध्या की यहाँ पे क्या की गई है, तुलना की गई है किससे, सुंदर परी से की गई है। तो जहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे संध्या की तुलना किससे की जा रही है, सुंदर परी से की जा रही है। यानी सांझ के समय मेघमय आसमान से संध्या उतर रही है, किसकी तरह, सुंदर परी सी। तो यहाँ पे संध्या की तुलना किससे हो रही है, सुंदर परी से हो रही है। तो कुल मिला के इसमें क्या होगा, आपका उपमा अलंकार होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची पक्षी का नहीं है। तो यहाँ पे देखो द्विज, विहग, खेचर ये सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जलियर ये यहाँ पे पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। कुछ अन्य पर्यायवाची पक्षी के जैसे अंडज हो गया, विहग, खग, गगनचर ये सभी पक्षी के यहाँ पे क्या है, पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे समझ में आ रहा है या कैसा आपको समझ में आ रहा है, कैसा आपको प्रैक्टिस सेट लग रहा है, जरूर आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देनी है। और साथ ही साथ जैसे यहाँ पे मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ऐसी 12 मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाया गया है। यदि ये सभी 12 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा इस 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट की PDF का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। सभी जो 12 मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं वो UKSSC और UKPSC के पैटर्न पर आधारित हैं, जो कि आगामी एग्जाम जो होने वाले हैं उत्तराखंड में, वो ऐसे बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। वीडियो हो गया, पटवारी भर्ती भी आ चुकी है, लेखपाल भर्ती और पुलिस की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है, और साथ साथ समूह गा के तमाम जितने भी वैकेंसी होती है। अब आपको लगे रहना है और काफ़ी पद हैं यहाँ पे, और किसी न किसी में आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप कंटिन्यू तैयारी यहाँ पे करते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, पक्ष का विलोम शब्द क्या है। तो जो पक्ष का सही विलोम शब्द है वो यहाँ पे विपक्ष। पक्ष का मतलब होता है किसी एक पक्ष में, और उसका विपरीत कौन होगा, जो दूसरे पक्ष में होगा, जो उसके अपोजिट में खड़ा होगा। तो पक्ष हो गया और विपक्ष हो गया। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण परिमाण बोधक विशेषण है, कुछ, कोई, धनी या बड़ा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो परिमाण बोधक विशेषण है, मतलब परिमाण के बारे में यानी मात्रा के बारे में बताना है यहाँ पे। तो कोई भी नहीं हो सकता है, धनी और बड़ा भी नहीं हो सकता है, परिमाण के बारे में जो बता रहा है। तो देखो हम कई बार बोलते हैं ना, कुछ फल लेके आओ, या कुछ भी कोई वस्तु अगर हम मांगते हैं तो कुछ वस्तु लेके आओ, कुछ फल लेके आओ, तो कुल मिला के वो क्वांटिटी में आ रही है,
मात्रा में आ रहा है, तो जहाँ पे मात्रा या परिमाण या क्वांटिटी का बोध होता है वहाँ पे क्या होता है, परिमाण बोधक विशेषण होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कुछ का प्रयोग कई जगह संख्यावाचक विशेषण में भी होता है। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चों को आप क्या नहीं कर सकते हो, माप तोल नहीं सकते, तो वहाँ पे क्या है, बच्चों की संख्या गिनी जाएगी, तो वहाँ पे तो क्या होगा, संख्यावाचक होगा। लेकिन कुछ का प्रयोग कई बार परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है। देखो शुद्ध यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अभिषेक होता है, अभिषेक भी नहीं होता है, यानी भी में बड़ी मात्रा नहीं होती है। अभिषेक लास्ट में खा नहीं होता बल्कि का होता है, और इसमें भी क्या है, अभिषेक लास्ट में खा नहीं होता है, का होता है। तो अभिषेक छोटा भी में छोटी ई की मात्रा होगी और अंत में क्या होगा, का होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में यहाँ पे 16 मात्रा होती है। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। और एक होता है यहाँ पे दोहा। तो दोहे में क्या होता है कि देखो दोहे में एक तो होता है विषम चरण, यानी पहला और जो तीसरी पंक्ति वो होता है विषम चरण, और एक होता है सम चरण जो कि दूसरी और चौथी पंक्ति होती है। तो पहले और तीसरे चरण यानी जो विषम चरण है दोहा का, उसमें क्या होती है, 13 मात्राएं होती है। जबकि जो सम चरण यानी दूसरा और चौथा चरण होता है दोहा का, उसमें कितनी मात्राएं होती है, 11 मात्राएं होती है। तो ये तो रहा दोहा का, जिसमें दोहे में किस प्रकार की मात्रा होती है, मतलब 13 और 11 का सेट होता है दोहे में। चौपाई में होती है 16 मात्राएं हैं। और एक आता है सोरठा। सोरठा दोहा के बिल्कुल विपरीत होता है, यानी सोरठा के विषम चरण में होती है यहाँ पे 11 मात्राएं, जबकि सम चरण में सोरठा का क्या होता है, 13 मात्राएं होती हैं। तो सोरठा दोहा का बिल्कुल विपरीत रूप है और चौपाई में होती है 16 मात्राएं। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे जगत शब्द में लिंग है। तो जगत शब्द में कौन सा लिंग है, यहाँ पे जगत कोई न तो पुल्लिंग है। देखो लिंग का मतलब होता है जो किसी स्त्रीत्व का या पुरुषत्व का बोध कराता है। तो जगत यहाँ पे क्या है, न तो स्त्रीलिंग है और न ही कोई पुल्लिंग है, यानी न वो मेल है ना फीमेल है। जगत यहाँ पे क्या है, एक नपुंसक लिंग है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। तो उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है यहाँ पे श्रीनगर गढ़वाल में, जो कि पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ था, देखो श्रीयंत्र टापू कांड जब उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन चल रहा था यहाँ पे, तो नवंबर 1995 में यानी 1995 में श्रीयंत्र टापू पे कुछ लोग यहाँ पे आमरण अनशन कर रहे थे और वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है श्रीयंत्र टापू में। तो उसे कहा जाता है श्रीयंत्र टापू कांड, जो कि 1995 में हुआ था। और यहाँ पे उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलनकारी यहाँ पे आमरण अनशन कर रहे थे। तो कहाँ है ये श्रीयंत्र टापू, ये आपका श्रीनगर गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे भवाली में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना कब की गई। भवाली जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है, और यहाँ पे टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना की गई थी 1912 में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये भी आपका भवाली नैनीताल में स्थित है। तो 22 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। 1912 में भवाली में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर है। कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल में। कालागढ़ किस स्थिति में आता है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में आता है। और वन्य जीव संरक्षण या प्रशिक्षण केंद्र स्थित है आपका कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल में। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है। कालागढ़ से आपको एक और चीज नोट करनी है यहाँ पे, कालागढ़ बांध परियोजना जो कि पश्चिमी रामगंगा पर स्थित है, ये आपका पौड़ी जनपद में स्थित है कालागढ़ बांध परियोजना। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे निम्न में से कौन से मंदिर में भगवान विष्णु की आधी आकृति की मूर्ति है। तो विष्णु भगवान की आधी आकृति की मूर्ति यहाँ पे भविष्य बद्री मंदिर में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। भविष्य बद्री जो कि लगभग जोशीमठ से 17-18 किलोमीटर दूर है। और मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि घोर कलयुग के बाद जब घोर कलयुग आएगा तो जो बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ धाम है, वहाँ की जो मूर्ति है विष्णु भगवान की वो लुप्त हो जाएगी। और जो ये आधी आकृति की मूर्ति है भविष्य बद्री में, यहाँ पे पूर्ण रूप से कुल मिला के बद्री विशाल के दर्शन इसी भविष्य बद्री मंदिर में
होंगे, ऐसी मान्यता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद का जनघनत्व है। तो पिथौरागढ़ जनपद का जनघनत्व यहाँ पे 68, सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और जनघनत्व की दृष्टि की बात की जाए तो पिथौरागढ़ जनपद तीसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है उत्तराखंड में। सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है उत्तरकाशी, जिसका जनघनत्व कितना है, 41 है। उसके बाद दूसरा आता है चमोली, जिसका जनघनत्व है 49, और तीसरे नंबर पे आता है 68 पिथौरागढ़ का। तो सबसे कम उत्तरकाशी है, उसके बाद दूसरा है चमोली का, और उसके बाद है पिथौरागढ़ का। तो अगर घटते क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले उत्तरकाशी, उसके बाद चमोली और पिथौरागढ़। और अगर बढ़ते क्रम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व यहाँ पे हरिद्वार का, उसके बाद यूएसएन यानी उधम सिंह नगर का है, और उसके बाद देहरादून का। टॉप 3 ऊपर से और टॉप 3 नीचे से आपको जरूर हमेशा नोट करने चाहिए। जनसंख्या की बात की जाए, जनघनत्व की बात की जाए, या साक्षरता दर की बात की जाए, क्योंकि विशेषकर यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो 25 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर है। 68 है पिथौरागढ़ जनपद का जनघनत्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है यहाँ पे सल्ट विद्रोह को। सी ऑप्शन यहाँ पे 26 का सही आंसर है। सल्ट गोलीकांड कब हुआ था? 1942 में हुआ था। यहाँ पे सल्ट क्षेत्र में कुमाऊं गांव में कुछ लोग यहाँ पे जुलूस निकाल रहे थे, और उस समय वहाँ पे ब्रिटिश सेना का एक अधिकारी जॉनसन पहुँच जाता है सेना लेके, और फिर भगदड़ हो जाती है, गोली चलवाता है वो ब्रिटिश सेना अधिकारी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो जाती है। तो सल्ट गोलीकांड आपको नोट करना है, 1942 में हुआ था, और सल्ट विद्रोह को कहा जाता है कुमाऊं का बारदोली। 26 का सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे चंपावत में राजबुंगा नामक किला किस चंद्रवंशीय राजा द्वारा बनाया गया? तो चंपावत का राजबुंगा किला बनाया सोमचंद ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। सोमचंद, जिसको चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है, और इसने चंपावत में राजधानी की स्थापना की और चंद्रवंश की नींव वहीं पे डाली, और वहां पे राजबुंगा नामक किले का निर्माण कराया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है? योग बद्री, वृद्ध बद्री, कपाल बद्री या राज बद्री? तो जो श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर, वो कौन सा मंदिर है? राज बद्री के नाम से उसको जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। उसको राज बद्री हो गया, योग सिद्धा, मुक्ति प्रदा, बद्रिकाश्रम, इन सभी नामों से जाना जाता है, जहाँ पे क्या है, बद्रीनाथ धाम का अभी प्रमुख मंदिर है, जिसको 4 धामों में से एक धाम भी माना जाता है। बाकी उत्तराखंड में पंचबद्री, और अगर हम टोटल की बात की जाए वैसे सप्तबद्री भी है, लेकिन मुख्य रूप से पंचबद्री माना जाता है। पंचबद्री हो गया, पंचकेदार हो गया। और पंचबद्री में कौन कौन से आते हैं? एक तो बद्रीनाथ मंदिर, जिसको राज बद्री भी कहा जाता है, दूसरा हो गया आदि बद्री, तीसरा हो गया भविष्य बद्री, चौथा हो गया वृद्ध बद्री, और पांचवा हो गया योग ध्यान बद्री। तो ये तो पंचबद्री में आगे, और 2 अन्य बद्री भी है, नरसिंह बद्री और ध्यान बद्री। नरसिंह बद्री जो कि जोशीमठ का नरसिंह मंदिर है, वहाँ पे क्या होता है, शीतकालीन में जो अभी प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर है उसका शीतकालीन स्थल कौन सा है? नरसिंह बद्री, जो कि नरसिंह मंदिर है जोशीमठ का, और एक है ध्यान बद्री। तो टोटल 7 बद्री हैं, और विशेषकर पंचबद्रियों की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया है, बद्रीनाथ मंदिर हो गया, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और योग ध्यान बद्री, जहाँ पे पांडु ने तपस्या की थी, पांडवों के जो पिता थे पांडु। तो ये सारे बद्रीनाथ मंदिरों के बारे में आपको डिटेल्स बताया गया है। चमोली जनपद जो जिला सीरीज हमने चलाई थी, वहाँ पे चमोली जनपद में आपको बद्रीनाथ मंदिर के बारे में काफ़ी डिटेल्स बताया गया है। कई बार बद्रीनाथ धाम मंदिर के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आपका वो टॉपिक क्लियर ज़रूर करना है। डिस्ट्रिक्ट सीरीज आप देख सकते हो, हमारी काफ़ी डिटेल्स आपको उत्तराखंड के बारे में वहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना हुई यहाँ पे 1939 में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और कहाँ हुई थी? काठगोदाम में। 1939 में काठगोदाम में कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना की गई। जबकि गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना कब की गई? 1941 में। और कहाँ की गई? कोटद्वार पौड़ी में की गई। तो दोनों आपको नोट करने हैं, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन और गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे, श्रीनगर स्थित राजकीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण किस शासक ने करवाया था?
तो श्रीनगर में जो राजकीय विद्यालय छात्रावास है उसका निर्माण कराया था परमार वंशीय राजा कीर्ति शाह ने। ये ऑप्शन आपको सही आंसर है। और कीर्ति शाह ने 3000 रुपये डोनेट यानी दान भी किए थे इस छात्रावास के निर्माण के लिए। अभी भी ये छात्रावास वहाँ पे स्थित है। जिसने वहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज देखा होगा श्रीनगर गढ़वाल में, वहीं पे एक छात्रावास है और इसका निर्माण में सहयोग किसने किया था? कीर्ति शाह ने। ये ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 है मुलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो मुलिंगला दर्रा जोड़ता है यहाँ पे उत्तरकाशी और तिब्बत को। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है। दर्रों पर एक स्पेशल शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से आपको उत्तराखंड के सभी दर्रे कवर कराए गए हैं। आप सर्च कर सकते हो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, सबसे ऊपर आ जाएगी जरधारी क्लासेस की वीडियो, जिसने अभी तक दर्रों वाली वीडियो नहीं देखी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है। उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ता है मुलिंग दर्रा। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे कौसानी का प्राचीन नाम। तो कौसानी का जो प्राचीन नाम है वो है बलना। और यहाँ पे कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण बाद में बलना का नाम यहाँ पे क्या हो जाता है? कौसानी हो जाता है, जो कि बागेश्वर जनपद में स्थित है। और यहाँ पे महात्मा गांधी ने अपने 14 दिन के प्रवास में कौसानी में ही क्या किया था? यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी और इसमें कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा गया है। तो भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? कौसानी को कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? बलना। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे शारदा यानी काली नदी का उद्गम है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए यहाँ पे डाल रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है और बहुत सारे स्टूडेंट ने लगातार ये क्वेश्चन कई बार मेरे को शेयर किया है कि सर इसका आंसर तो मिलम ग्लेशियर है, क्योंकि आयोग ने इससे पहले ये कई बार पूछ रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्चुअली में काली नदी का नदी तंत्र हमने आपको बता रखा है और वहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो काली नदी यानी शारदा नदी जिसको कहा जाता है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? वैसे काला पानी है। यदि ऑप्शन में काला पानी नहीं है तो वहाँ पे लिपुलेख दर्रा आ सकता है या जैंसर श्रेणी आ सकता है। तो इनके आसपास क्षेत्रों से काली नदी का उद्गम होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया था और इसका सही आंसर बताया गया था मिलम ग्लेशियर। अब उसका एक कारण ये था, शायद मैं बता सकता हूँ कि इसका मिलम ग्लेशियर इसलिए बताया गया था क्योंकि काली नदी की एक प्रसिद्ध सहायक नदी है गौरी गंगा, और गौरी गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? मिलम ग्लेशियर से होता है। तो एक्चुअली में इसका जो सही आंसर है यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि काली नदी का उद्गम न तो पिंडारी से होता है, न कफनी से होता है, न मिलम से होता है। लेकिन आयोग ने इसका आंसर मिलम ग्लेशियर बताया था, तो इसलिए इसमें भी आंसर इसका मिलम ग्लेशियर आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट में। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया गया है कि मिलम ग्लेशियर इसका आंसर क्यों कहा गया था, क्योंकि काली नदी की एक प्रसिद्ध सहायक नदी है गौरी गंगा और उसका उद्गम कहाँ से होता है? मिलम ग्लेशियर से होता है। तो वैसे जो अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर एक से अधिक होते हैं, उनको आयोग द्वारा हटा दिया जाता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास में भी अगर आप देखें उत्तराखंड के इतिहास में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, सन में ही कन्फ्यूजन है और मतलब डेट में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है, और कई जगह नदियों के उद्गम में भी और भूगोल में भी कन्फ्यूजिंग है। तो आयोग उन क्वेश्चनों को हटा दिया जाता है आयोग के माध्यम से जिन क्वेश्चनों के एक से अधिक आंसर होते हैं या जो आयोग द्वारा गलत पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? तो जो तुम्हारे लिए उपन्यास है इसके रचयिता है हिमांशु जोशी। डी ऑप्शन यहाँ पे 34 का सही आंसर है। हिमांशु जोशी जो कि अल्मोड़ा जिले के जोशीड़ा गांव से हैं और हिंदी के एक प्रसिद्ध कहानीकारक, उपन्यासकार और पत्रकार थे। इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यासकारों के बारे में बता दें तो अरण्य हो गया, महासागर हो गया, छाया मत छूना, ये भी इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास था हिमांशु जोशी का, और तुम्हारे लिए ये भी एक प्रसिद्ध उपन्यास है। और हिमांशु जोशी का निधन हो चुका है 23 नवंबर 2018 को। ये भी आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 23 नवंबर 2018 को निधन हो चुका है हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकारक और उपन्यासकार जिनका संबंध था उत्तराखंड से, हिमांशु जोशी का। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है। तो उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए यहाँ पे 50% क्या है? आरक्षित स्थानों का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। ओली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग यानी ओली परियोजना शुरू की गई। तो ये परियोजना शुरू की गई थी 1983 में और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी द्वारा
ओली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग की शुरुआत की गई थी 1983 में। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 20 नवंबर 2020 को जानकी सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, इसकी लंबाई है। तो जो जानकी सेतु पुल है इसका उद्घाटन किया गया था 20 नवंबर 2020 को, और किसके द्वारा किया गया था? तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये जानकी सेतु पुल कौन सी नदी पर है? तो गंगा नदी पर है और मुनिकी रेती और स्वर्गाश्रम को जोड़ता है। तो इस जानकी सेतु पुल की जो टोटल लंबाई की बात की जाए 346 मीटर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना कब शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना शुरू की गई थी सितंबर 2019 में, यानी 12 सितंबर 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक को 2 केजी दाल प्रति माह मुहैया किया जाएगा सस्ते दाम में। तो ए ऑप्शन यानी 12 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुरुआत की गई थी उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं 39 की ओर। किस राज्य की सरकार ने महा आवास योजना नाम से एक नई ग्रामीण आवास परियोजना की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पे महा आवास योजना नाम से एक नई ग्रामीण आवास परियोजना की शुरुआत की है, जिसको 2020 में लागू कर दिया गया था। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 यानी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को यहाँ पे देखो 162 देशों की लिस्ट में यहाँ पे ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 162 देशों की वो लिस्ट थी, जिसमें भारत को 111वां स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ। और ये जो मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है, ये किया जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर ये सूचकांक जारी किया जाता है। 2019 में भारत को 94वां स्थान प्राप्त था, जबकि 2020 में 111वां स्थान प्राप्त हुआ 162 देशों की लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पे रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना कहलाता है। देखो जब रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है तो उसको कहा जाता है बूटिंग। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना कहलाता है बूटिंग। अब देखो यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कौन जाने एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन या किसी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। स्पूलिंग क्या होता है? स्पूलिंग होता है जिसमें डाटा को टेम्पररी स्टोर किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर से कमांड देते हैं, फिर प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालने हैं। मान हमें 12 प्रिंट आउट निकालने हैं प्रिंटर से, ठीक है, हमने कंप्यूटर से कमांड दे दिया, तो हम कंप्यूटर में अदर कार्य भी कर रहे होते हैं। इतना मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर ने वहाँ पे कमांड दे दिया और वो खड़ा हो गया कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अन्य काम नहीं कर सकता। तो उसने क्या कर दिया, टेम्पररी रूप से वो डाटा स्टोर कर दिया कि मेरे को 12 क्या निकालने हैं, प्रिंट निकालने हैं, और वो स्टोर कर देता है उसको, यानी टेम्पररी रूप से वो स्टोर कर दिया उसने कि हाँ मेरे को 12 प्रिंट निकालने हैं प्रिंटर से। उसके बाद जैसे ही 12 प्रिंट निकल जाएंगे प्रिंटर से, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो कुल मिला के उसने टेम्पररी रूप से डाटा को स्टोर किया कि हाँ मेरे को 12 क्या निकालने हैं, प्रिंट आउट निकलवाने हैं। तो इसे कहा जाता है स्पूलिंग। उसके बाद सेविंग आप सभी जानते हैं, सेव करना, ये तो सेविंग हुआ। उसके बाद आता है यहाँ पे बफरिंग। देखो बफरिंग क्या होता है, जैसे आप जनरली यूट्यूब की बात की जाए, यूट्यूब में माना आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो अभी देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे डाउनलोड थोड़ा सा एक्स्ट्रा में हो जाता है, और अगर आप नेट बंद भी कर देते हो तभी कुछ देर तक यानी 1 मिनट या 1.5-2 मिनट तक आप वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि वो एडवांस में थोड़ा क्या हो जाता है, डाटा को स्टोर कर दिया जाता है। वीडियो एडवांस में थोड़ा डाउनलोड हो जाती है, यानी वहाँ पे डाटा स्टोर किया जाता है एडवांस में। तो कुछ समय के लिए डाटा स्टोर करना, इसी को कहा जाता है बफरिंग। तो स्पूलिंग भी हो गया, बूटिंग भी हो गया, सेविंग और बफरिंग, ये चारों ऑप्शन आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है यहाँ पे रे टॉमलिंसन को। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। रे टॉमलिंसन को कहा जाता है ईमेल का जन्मदाता। और ईमेल की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो 42वां का यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया था। तो किसने अंकित करवाया था अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह? ये कराया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ए ऑप्शन यहाँ पे 43 का सही आंसर हो जाएगा।
मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का एक राजा था। अब देखो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। और उसके बाद गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, सनकी और रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। और इसके शासनकाल में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1333 में इब्न बतूता, जो कि अफ्रीकी यात्री था, 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही ये भारत आया था, इब्न बतूता, जो कि अफ्रीकी यात्री था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को शुरू किया गया था। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को शुरू किया गया था 1999 को, यानी 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। और इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के जीवन स्तर को बेहतरीन बनाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है? तो यहाँ पे जो सरकार का अंग नहीं है वो है यहाँ पे निर्वाचन आयोग। बाकी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों सरकार के अंग है। निर्वाचन आयोग जो कि एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। तो 45 का डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 28 फरवरी को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। अब देखो हाल ही में 28 फरवरी 2021 को भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। और 2021 की थीम क्या थी? थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार जो दिवस हैं जो हाल ही में मनाए गए हैं उनकी थीम भी पूछी जाती है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 की थीम थी यहाँ पे फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन स्किल एंड वर्ल्ड। ये इसकी थीम थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 की, जो कि 28 फरवरी को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। और इसमें कौन सी भाषा जो यहाँ पे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो वो है फारसी। ये ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी संस्कृत हो गया, कश्मीरी, नेपाली, ये सभी भाषाएं क्या है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ऐसे ही आपको यदि 12 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। वहां से आप ऐसे ही 12 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि यूकेटीसी के पैटर्न पर आधारित बनाए गए हैं यहाँ पे। और साथ साथ जो आगामी एग्जाम है, जैसे वीडियो हो गया, वीडियो और बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। उत्तराखंड पुलिस का वैकेंसी आने वाली है, पटवारी की आ चुकी है, लेखपाल की आ चुकी है। तो इन सभी भर्तियों के लिए कारगर साबित होंगे। और वैसे भी जब एग्जाम का टाइम पास आता है तो प्रैक्टिस करनी अति आवश्यक हो जाती है। तो 48 यहाँ पे, ज्वालामुखी का मुंह किस नाम से जाना जाता है? ज्वालामुखी आपने सुना होगा, देखा होगा कई वीडियोज़ में। जब पृथ्वी से लावा निकलता है तो उसके बाद पर्वत पर क्या हो जाता है, जैसे कोई पर्वत है उसके ऊपर से लावा निकल रहा है और उसके बाद उसके मुंह पर एक गड्ढा बन जाता है। जब लावा सूख जाता है और गड्ढा बन जाता है वहाँ पे, तो उसे कहा जाता है क्रेटर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी का मुंह किस नाम से जाना जाता है? क्रेटर के नाम से जाना जाता है ज्वालामुखी का मुंह। 48 का सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? देखो मुद्रा का मुख्य कार्य यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। विनिमय का माध्यम भी है मुद्रा और मूल्य का संचय भी है मुद्रा। अब देखो विनिमय क्या होता है? किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। तो जैसे हमने कुछ चीज़ खरीदनी होती है तो हम क्या करते हैं कि उसके बदले मुद्रा का विनिमय करते हैं, मुद्रा देते हैं और हम उस वस्तु को ले सकते हैं, यानी खरीदना। तो ये किस कारण, मतलब कुल मिला के मुद्रा यहाँ पे एक भूमिका निभा रहा है विनिमय की। और साथ साथ मूल्य का संचय, जैसे हमारे पास कुछ मुद्रा या पैसे हमने बचा रखे हैं तो वो हमारे पास क्या है? मूल्य का संचय है। तो विनिमय का माध्यम और मूल्य का संचय, ये दोनों कार्य करता है मुद्रा। तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली मुख्य संधि स्थल है। तो जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है वो है यहाँ पे पनामा जल संधि। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। दोस्तों मॉडल पेपर 4 का ये आज पार्ट 1 था, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल्स एक्सप्लेन किए और सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिटेल्स समझाने की कोशिश की। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो कल या परसों आ जाएगा, जिसमें आपको नेक्स्ट 50 क्वेश्चन समझाए जाएंगे।
प्रत्येक वीक में हम यहाँ पे एक मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं, जिसमें 2 पार्ट में उसको सॉल्व कराया जा रहा है। फर्स्ट 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में और अदर जो 50 क्वेश्चन है उसको सेकंड पार्ट में सोल्व करा दिया जाएगा। और ऐसे ही आपको 12 मॉडल पेपर चाहिए तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उन 12 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट की PDF ले सकते हैं, जो कि UKSSC के पैटर्न पर आधारित रूप से बनाए गए हैं और आपकी आगामी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।